आज कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो भी इंडिया में है, जो पॉपुलर स्कीम्स है बहुत सारे। तो उनमें क्या रिटर्न है, क्या आ रहा है, क्या सही फंड में है कि नहीं है, एक्टिव फंड में है कि पैसिव फंड में है, तो सारा देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिप सिप जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, सिप है कि आप महीना महीना कितना पैसा डाल रहे हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप 5,000 रुपये, जनरली एक एवरेज इंडियन 5,000 ही सेव करता है, मान के चल रहे हैं, तो 5,000 ही अगर सेव कर पा रहा है तो उसी पे हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप 5,000 रुपये पर महीने, आप अगर किसी स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में 8% पर एनम, कोई भी स्कीम हो 8% पर एनम के हिसाब से अगर उसमें ग्रोथ हो रहा है, तो 20 साल का ड्यूरेशन, जो जनरली के स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है आपका चाइल्ड का मैरिज के लिए, एडुकेशन के लिए, 20 साल का ड्यूरेशन सबसे अच्छा होता है। तो 20 साल के लिए अगर आप 5,000 रुपये उसमें लगाते हैं तो आपको 12 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 5 साल में, और रिटर्न आपका बन के आएगा 30 लाख रुपए। अब अगर 15% के हिसाब से वो ग्रो किया, जो कि एफडी का इंटरेस्ट एक टाइम पे 15% भी हुआ करता था, तो 15% के हिसाब से जब अगर ग्रो करता है कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट, तो 20 साल में वही 12 लाख 75 लाख बन जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 8% पे सिर्फ 30 लाख, और 15% पे 75 लाख। और वही अगर 20% पे ग्रो करता है तो 20% पे 12 लाख जो है 1,55,00,000 बन जाता है 20 सालों में। 1 करोड़ एक डिसेंट अमाउंट है, एक 1 करोड़ प्लस 20 ईयर्स में, ओनली 5,000 रुपीज पर मंथ के सिप पे। लेकिन क्या है यहाँ पे लॉजिक, कि सी ए जी आर 20% होना चाहिए। अब 20% सी ए जी आर, अब मान लीजिए 2020 में जो मार्केट गिरा था, तो वहां पे क्या 20% सी ए जी आर तो कोई भी फंड का नहीं था। लेकिन अभी जैसे मार्केट इंक्रीज किया है तो 20% सी ए जी आर बहुत सारे फंड में बन चुके हैं, क्योंकि 20% एक बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है। 20% के रेट से ग्रो करना लॉन्ग टर्म में, क्या ये पॉसिबल है? क्या एक्चुअली में होता है म्यूचुअल फंड में 20 सालों तक अगर हम इन्वेस्ट करते रहते हैं तो? क्योंकि 20% तो मार्जिन कमाती है कंपनी, माल बेच के, मैन्युफैक्चरिंग करके 20% नहीं मिलता है। और यहाँ पे हम सिर्फ इन्वेस्ट करके 20% कमाने की बात कर रहे हैं। तो 20% कमाना इतना आसान काम नहीं होता है। तो देखते हैं। तो आप एक सिंपल देख रहे हैं कि आपका अगर इंटरेस्ट रेट जो है पर एनम, वो 8% से अगर 20% होता है, तो आपका रिटर्न में 20 साल में कितना फर्क पड़ता है। और हमें 20% एक डिसेंट अमाउंट, अगर ग्रोथ चाहिए तो कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, तो 20% बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे अगर मिलता है 15% भी ठीक है, चलेगा। लॉन्ग टर्म में 15% अच्छा होता है। 75 लाख के आसपास अगर आपका कॉर्पस एक बन रहा है 20 साल में, तो डिसेंट कॉर्पस है। तो देखेंगे बहुत सारे मिथ्स है म्यूचुअल फंड पे, उनको हम लोग दूर करेंगे और देखेंगे लॉन्ग टर्म में रिटर्न क्या दिया है, हिस्टोरिकल रिटर्न क्या है, क्या एक्चुअली में हो सकता है 20%। तो देखते हैं कौन कौन से, पहले फंड कंपेयर कर लेते हैं कि किस फंड का एक्चुअली में अभी 20% है। लास्ट 5 साल का डाटा है, 5 साल में किसका 20% अभी चल रहा है 5 साल में। तो वो फंड ऑब्वियसली अच्छे फंड है जो 20% मेंटेन किए हुए हैं। और वो इंडेक्स का रिटर्न 15% 16% के आसपास है लास्ट 5 ईयर का। इस टॉप पे, मार्केट टॉप पे हम देख रहे हैं अभी, ये बात याद रखना है। मार्केट टॉप पे हम लोग देख रहे हैं तो अभी भी 15-20% है। अब वही 2020 वो तो एक एक्सेप्शन ईयर था, उस पर अगर अप्रैल महीने में आप देखते तो ये सारा कैलकुलेशन ही बेकार था। लेकिन वो एक्सेप्शन था, वैसा रहता नहीं है। 12,000 के आसपास का सेंसेक्स निफ्टी आप जो है 2020 में, वो 12,000 एक मतलब जेन्युइन लेवल था, 8,000 जेन्युइन लेवल नहीं था। और अभी का जो 15,000 है या 17,000 जो भी है, 17,000 है, ये जेन्युइन लेवल हो सकता है, नहीं हो सकता है, पता नहीं। लेकिन हाँ, इन्फ्लेशन की वजह से 13,000 एक डिसेंट लेवल है, 13,500 ये डिसेंट लेवल है। तो 2-3 हजार का अंतर है, उससे ज्यादा नहीं है, बाकी डिसेंट लेवल है। क्योंकि बहुत सारा, चलिए वो अलग चीज है, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। फंड हम देख लेते हैं कि अभी करंट सिनारियो में कौन से फंड ने 20% मेंटेन किया है या 20 से ऊपर भी दे रहे हैं। तो सबसे पहला नाम आता है, सभी जानते हैं, बहुत पॉपुलर हुआ है हाल में। एयूएम उतना नहीं है, उतना पॉपुलर भी नहीं है, क्योंकि इनके पास बैंक नहीं है। बैंक आपको कोटेक चिपका देंगे, कोटेक वाले, एच डी एफ सी वाले एच डी एफ सी चिपका देंगे, आईसीआईसीआई वाले आईसीआईसीआई चिपका देंगे। तो लेकिन पराग पारेख का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का सी ए जी आर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये क्या होता है, आपका जो भी पैसा है वो 5 साल के ड्यूरेशन में, मान लीजिए 5 साल पहले 100 रुपए था और 5 साल बाद वो
500 रुपये हो गए, 100 का 500 हुआ, 5 गुना हुआ। लेकिन ईयरली किस रेट से ग्रो किया, ये तो आपका जो भी है 500% रिटर्न आपका एब्सोल्यूट रिटर्न है। लेकिन ईयरली जो है वो जो रिटर्न कैलकुलेट होगा वो अराउंड 25% के आसपास का, अगर हम उसको एवरेज करते हैं, ये सही कैलकुलेशन नहीं है लेकिन मैं इस पे नहीं जाऊंगा, तो एक मोटा मोटी समझ लेते हैं कि आपका 25% के हिसाब से ईयरली, सॉरी 25 नहीं, 100% के हिसाब से ईयरली ग्रो किया तो 500% रिटर्न आया। तो हम लोग मान लेते हैं कि आपका जो ग्रोथ है वो CAGR जो है गलत हो सकता है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा CAGR पे। तो जनरली CAGR जो है 5 साल का अगर CAGR देखेंगे वो 23% इसका CAGR आ रहा है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का। लेमैन के लिए इतना डिटेल में नहीं घुसना है, आप जनरली समझ लीजिए कि CAGR क्या है। तो हमारा फंड अगर हम 100 रुपए लगाते हैं तो 23% हमें रिटर्न एट द एंड ऑफ द ईयर मिल जाएगा। इसके हिसाब से 5 साल तक अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में, तो साल भर में तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड का 80% 90% रिटर्न है 2020 के लो से, लेकिन वो एक्चुअल जेन्युइन कंपैरिजन नहीं है। 2020 में 12,000 के लेवल से निफ्टी इंडेक्स खुद 12 से 17 हो चुका है। 25% के अराउंड का जो है रिटर्न तो सिर्फ इंडेक्स में मिला है। तो उस केस में जो है हमें 12 फंड हाउसेस जो है 50% 60% रिटर्न दिखा रहे हैं, तो ठीक है, वो 1 साल का रिटर्न है, उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये 5 साल से मेंटेन किए हुए हैं 23% का CAGR पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने। एक्सपेंस रेशियो अगर देखेंगे तो 0.82% है ओनली। आगे देखते हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप, इसने भी 22% का रिटर्न, ये लास्ट 3 साल पहले लॉन्च हुआ था, तो लास्ट 3 इयर्स का ही CAGR है 22% का इस पे एक्सिस फ्लेक्सी कैप। अब HDFC फ्लेक्सी कैप, ये भी बहुत पुराना स्कीम है, बहुत लोगों के पास है ये, तो इसका क्या रिटर्न है इनके कंपैरिजन में, तो ओनली 15% 5 साल में। एक्सपेंस रेशियो भी हाई है 1.13%। तो 20 के जगह अगर 15 पे आता है तो हम देख रहे थे हमारा रिटर्न जो है एक्चुअली में हाफ हो जाता है। जो हमारा 1.55 करोड़ का रिटर्न आ रहा था 20 साल लगाने, 20 साल पे 20% CAGR पे, वो 15% पे हाफ हो जाता है। तो आपका क्या लॉस है वो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। SBI फ्लेक्सी कैप 16%, एक्चुअली में ये 15% 16% जो भी है ना, ये इंडेक्स का ही है CAGR। इंडेक्स फंड में आप पैसा लगाते हैं तो उसका रिटर्न है। इंडेक्स फंड में इतना एक्सपेंस रेशियो भी नहीं रहता है, मुश्किल से 0.1 0.2% एक्सपेंस रेशियो में आपका काम हो जाएगा। तो ये लार्ज कैप फंड एक्चुअली में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। पराग पारेख एक्सेप्शन है 20% प्लस का CAGR, एक्सिस एक्सेप्शन है 20% प्लस का CAGR। तो फंड चूज करना बहुत जरूरी है। बैंक वाले आपको फंड चिपका देंगे तो उसको लेके कोई फायदा नहीं है। आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका सही डायरेक्शन में पैसा लग रहा है क्या। सिप लगाना तो है, 20 साल के लिए सिप लगा रहे हैं, तो हम अगर वही सिप अगर कोई भी अरे गरे फंड में डाल देंगे तो वो भी गलत है। अब SBI HDFC इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM है ये काफी हाई है, ये बहुत सारे पैसा कलेक्ट करते हैं अपने बैंक ब्रांचेस के थ्रू, तो उनका लेकिन मैनेजमेंट उतना एफिशिएंट लग नहीं रहा है देख के। एक्चुअल में रिजल्ट है लास्ट 5 ईयर का, इस मार्केट टॉप पे भी, इतना बुल मार्केट होने के बाद भी इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, इतना पैसा कलेक्शन के बाद भी रिजल्ट नहीं है। वही पराग पारेख एक छोटी सी फंड है, लास्ट 1 ईयर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है फंड में, सबने देखा कि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो इस कारण से लोगों ने पैसा डाला उस पर। तो अभी उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी ग्रोथ किया है, लेकिन फिर भी बैंक नहीं है, तो बैंक वाले लोग नहीं है, एजेंट नहीं है चिपकाने के लिए, तो उतना नहीं चलता है। लेकिन हाँ, ग्रोथ उसमें ज्यादा है। कोटेक भी एक बैंक बेस्ड है, बैंक वाले चिपकाते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन कोटेक का भी वही है 16%। तो क्या देख रहे हैं हम, एक्सिस एक्सेप्शन है 3 साल का है, लेकिन डाटा 5 साल का डाटा नहीं है। HDFC SBI कोटेक सबका लार्ज कैप जो इंडेक्स है, इंडेक्स का जो रिटर्न है वही रिटर्न है कॉमर बेसी। एक्सपेंस रेशियो अगर देखें तो डिफरेंट फंड का डिफरेंट, HDFC का 1% से ज्यादा है, तो SBI का डिसेंट है, वही कोटेक का 0.64% है। अब एक नया फंड है, ये क्वांट है, क्वांट म्यूचुअल फंड, बहुत छोटा सा फंड है, लेकिन इसका जो
एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कम है, लेकिन इसका रेट CAGR जो 5 ईयर का है 26%, सबसे ज़्यादा CAGR लास्ट 5 ईयर में किसी ने अगर दिया है तो कोटक क्वांट एक्टिव फंड ने दिया है। आप खुद चेक कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ मैं बता रहा हूँ, मतलब सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, बाकी इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना या फिर बाकी चेक करना वो आपका काम है। यहाँ सिर्फ आपका इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक देख लीजिए कि सिनेरियो क्या होता है मेरे पर्सपेक्टिव से। तो क्वांट एक्टिव फंड का रिटर्न 26% है। 26% का तो कैलकुलेशन भी नहीं किया हमने, लास्ट 5 ईयर का रिटर्न है कंटिन्यूअस, ये 1 साल 2 साल का रिटर्न नहीं है, लास्ट 5 ईयर का कंटिन्यूअस रिटर्न है। एक्सपेंस रेशियो भी 0.5% है। तो अगर आप किसी बैंक के फंड में फंसे हुए हैं तो उसके जगह पे अगर आप इसमें भी कुछ पैसा लगा दें, मैं नहीं कहता बैंक में नहीं लगाना चाहिए, बैंक का फंड भी अच्छा फंड होता है, बड़ा फंड हाउस है तो ठीक है, लेकिन इन फंड का रिटर्न एक्सेप्शनल रिटर्न है। 5 साल में भी लगा के निकल जाते तो काफी पैसे बन जाते। 26% CAGR बहुत हेवी होता है। DSP फ्लेक्सी कैप फंड 5 साल का CAGR 19%। अब इंडेक्स फंड का भी देखेंगे हम लोग। HDFC का इंडेक्स फंड भी है, उसका CAGR कितना है। ICICI का ब्लू चिप फंड, यूएस ब्लू चिप फंड, ये यूएस की कंपनीज में लगाता है, ब्लू चिप कंपनीज में। ये भी काफी पुराना फंड है, ज्यादा AUM नहीं है, लेकिन इसने मेंटेन किया 19.75% का CAGR। लेकिन एक्सपेंस रेशियो हाई हो है इसका, 1.12% है, फिर भी एक अच्छा CAGR मेंटेन किया है इसने। डॉलर का भी फायदा मिला इसे लास्ट 5 ईयर में। ये तो डॉलर टर्म में NAV जो आती है डॉलर टर्म में आती है, रुपी टर्म में आती है, और डॉलर जो है रुपी डेप्रिसिएट किया है तो उसका फायदा है यहाँ पे। तो फंड ने क्या कमाया नहीं कमाया उससे ज्यादा तो इसने डॉलर के थ्रू भी इसको बेनिफिट है। 19% का रिटर्न है, 19% CAGR। नेपन इंडिया US इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, इसका 21% का CAGR है। ये भी एक्सिस से, पराग से, क्वांट से कम ही है। सुंदरम लार्ज कैप फंड, इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, एक्सपेंस रेशियो लेकिन हाई है 0.9, 19% का रिटर्न दिया है सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड ने। सिलेक्ट फोकस फंड है एक सुंदरम की। सुंदरम में लोग घुस जाते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला म्यूचुअल फंड है जिसने मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए रख दिया था, या 100 रुपए से मेरा यूनिट ले लो। बाकी सब में आप देखेंगे किसी में 5,000, किसी में 1,000 ऐसे रहता है। सुंदरम में शुरू से 100 रुपए रहता है, तो बहुत लोग इसी चक्कर में आते हैं इसमें कि 100 रुपए में मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसका रिटर्न 19%, इसका तो, इस फंड का तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन वही सुंदरम सिलेक्ट फोकस का 18% है। और थीमेटिक जो भी फंड है इसका, वो भी 100 रुपीज पे इन्वेस्टमेंट है मिनिमम, लेकिन उसका भी बहुत बेकार है। अगर आप CAGR देखेंगे तो अच्छा नहीं है, एक्सपेंस रेशियो भी हाई है। 1% से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो आज की डेट में तो इंडेक्स फंड आने के बाद हाई ही लगता है, लेकिन अगर आप 1% से ज्यादा देते हैं उसको एक्सपेंस रेशियो और आपको रिटर्न मिलता है 20%, 19%, 18% या सब बिलो 20 मिलता है, तो एक्सपेंस रेशियो इतना हाई दे के क्या करना है। जब हमको रिटर्न ही 15% मिल रहा है और एक्सपेंस रेशियो हम उसको 1% से ज्यादा देंगे, और जो फंड है मेरे पास क्वांट के या पराग पारेख जो 1% से लेस एक्सपेंस रेशियो है, और हमारा CAGR जहाँ पे 20% से मोर है, तो फायदा तो हमें खुद पता चल जाएगा कि क्या कौन सा फंड लेना है नहीं लेना है। ICICI का मल्टी कैप फंड 15% का सिर्फ ओनली CAGR है। क्या किया म्यूचुअल फंड वालों ने, अभी जो स्कीम चेंज हुई फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप, इसमें कैटेगरी नया बनाया। SBI सेबी ने एक नया कैटेगरी बनाया फ्लेक्सी कैप फंड का, और मल्टी कैप फंड को बोला कि आपको जो है मल्टी कैप है तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में 25, 50% इन्वेस्ट करना पड़ेगा मल्टी कैप अगर आपका फंड है तो लोगों ने क्या किया, तो मल्टी कैप फंड को जो है फ्लेक्सी कैप बना दिया, नया नामकरण कर दिया कि फ्लेक्सी कैप फंड, हम जिसमें चाहे उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, छोटा में बड़ा में, लार्ज कैप स्मॉल कैप, जिसमें हमको जहां खुशी है वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड में। लेकिन बहुत सारे फंड हाउसेस जैसे क्या किया, मल्टी कैप जो एग्जिस्टिंग फंड था उनको उन्होंने रीनेम किया फ्लेक्सी कैप फंड में। लेकिन ICICI का ऑलरेडी 15% था CAGR, तो क्या रीनेम करते, इन्होंने छोड़ दिया, नया फंड लॉन्च कर दिया फ्लेक्सी कैप फंड के नाम से। उसका भी NAV अभी 10 रुपए के आसपास है, वो नया है, रिसेंटली इसी साल लॉन्च हुआ है 2021 में। ICICI का AUM बहुत ज्यादा है, लेकिन रिटर्न ओनली 15%, फिर भी ठीक है, डिसेंट है, 15% इज नॉट बैड, 15% एक डिसेंट रिटर्न है।
15 अबव 15 कुछ भी है तो बहुत अच्छा है। हम नहीं कर रहे हैं कि 15% वेस्ट है, 20% एक्सेप्शन है, लेकिन 15% भी ठीक है। निप्पन इंडिया मल्टी कैप फंड 16% रिटर्न, इसका भी वही 15-16% था। इसने भी नया फ्लेक्सी कैप इस साल लॉन्च किया, मल्टी कैप को छोड़ दिया। वही पराग पहले मल्टी कैप था, लेकिन उसने उसको फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि सीएजीआर अच्छा था, दिखाने के लिए अच्छा था। आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड, ब्लू चिप लार्ज कंपनीज में लगता है। ये फंड बहुत के पास है, आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड बहुत लोगों के पास है। इसका जो है सीएजीआर 16% है, इंडेक्स का है जो है 1% का, लेकिन एक्सपेंस रेशियो है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप, सरकारी फंड में यूटीआई एक एक्सेप्शन फ्लेक्सी कैप फंड है। एक्सपेंस रेशियो भी हाई है 1%, लेकिन रिटर्न देखिए 21% का रिटर्न है। ये मैं बहुत अच्छा मानता हूँ यूटीआई का, कि एक तो गवर्नमेंट कंपनी है, उसके बाद भी सीएजीआर 20% अबव एक्सेप्शन है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, ये भी अच्छा फंड है, बहुत बड़ा फंड है, एयूएम भी काफी हाई है। इसका भी 5 ईयर का सीएजीआर 20% अबव है। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.69% है। तो अगर आप एसबीआई की फंड लेना चाहते हैं, आपको अगर ट्रस्ट है बैंक पे, उसके रिप्रेजेंटेटिव पे, तो एसबीआई का फ्लेक्सी कैप नहीं लेके फोकस्ड इक्विटी ले सकते हैं, काफी अच्छा रिटर्न है। तो आपको ये सीएजीआर जरूर देखना चाहिए कि कौन सा फंड ले रहा हूं किसी फंड हाउस का। अगर बहुत सारे फंड हाउसेस के फंड, कोई फंड काम नहीं करते हैं, कोई फंड बहुत अच्छा करते हैं, तो इसीलिए आपको फंड बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है चूज करना। और ये बहुत तरह तरह के फंड निकालते रहते हैं, दुनिया भर का स्कीम आ गया है, लेकिन सब फंड में आप पैसा लगा के कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एक ही फंड हाउस का मिड कैप स्मॉल कैप सब उठा लेंगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए बेस्ट है फ्लेक्सी कैप में लगाइए, 2-3 फंड हाउसेस के फ्लेक्सी कैप में ही लगाइए। फ्लेक्सी कैप के पास फायदा क्या है कि वो मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां इन्वेस्ट करेगा ये फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड जनरली मिड कैप है, वैल्यू डिस्कवर करता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच पे है। इसका वही सीएजीआर है 15% लास्ट 5 ईयर का। तो वैल्यू बेसिस पे भी वैल्यू वैल्यू भी नहीं चला, 15% ही सीएजीआर मिला। इंडेक्स का सीएजीआर है यही 15। मिड कैप अपॉर्चुनिटीज एचडीएफसी ओनली 16%। मिड कैप में जाके इतना रिस्क लेके भी 5 साल में 16% सीएजीआर लेंगे। वैल्यू डिस्कवरी का जो हमारा एक्सपेंस रेशियो था 1.15%। एसबीआई ब्लू चिप फंड लार्ज कैप फंड है, इसका जो है अगर हम देखेंगे तो इसका भी लगभग लगभग वही 15-16% के आसपास रिटर्न इस पे भी आता है। हाँ, तो हम लोग थे यहाँ एसबीआई ब्लू चिप फंड में थे। तो एसबीआई ब्लू चिप फंड का जो सीएजीआर है लास्ट 5 ईयर का, वो अराउंड 15% है। 9.96 का एक्सपेंस रेशियो है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000। अब आते हैं एचडीएफसी इंडेक्स प्लान, जो निफ्टी 50 का इंडेक्स प्लान है, ये बहुत पुराना इंडेक्स प्लान है। एचडीएफसी इंडेक्स प्लान का क्या है 16%, 16.86% 5 साल का रिटर्न है। तो आपका फंड जो है ये इंडेक्स फंड की रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए। जो 16.86% है, इससे ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए, तभी आपका फंड काम का है। नहीं तो फिर इंडेक्स में पैसा लगाइए और सोइए 2.2 का एक्सपेंस रेशियो के साथ। क्यों फिर मुझे, अभी तो नावी वगैरह की इंडेक्स फंड आई है, नावी की नहीं निफ्टी इंडेक्स फंड आई है, ओनली 0.06 एक्सपेंस रेशियो है। उसके कारण आपका सीएजीआर थोड़ा और बढ़ जाएगा 1%, 2%। 1-2% लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, शॉर्ट टर्म पे तो नहीं पड़ता है लेकिन लॉन्ग टर्म में फर्क पड़ जाता है। तो वही है इंडेक्स फंड, हम देख रहे हैं 5 साल का सीएजीआर अगर 16.86% है, तो आपका फंड अगर इससे कम दे रहा है, वैल्यू डिस्कवरी ब्लू चिप मिड कैप एचडीएफसी सब कम दे रहे हैं, तो कम दे रहा है तो क्या फायदा, फिर इंडेक्स फंड ही ले लेंगे हम लोग। क्यों हम एक्टिव फंड में पैसा डालेंगे फिर। तो एक्टिव फंड को तो काम करना चाहिए ना, कि एक्टिव फंड हो, आप एक्टिवली मैनेज करते हो पैसा। जनरली देखा गया कि मार्केट अगर कंसोलिडेशन फेज में रहता है तो एक्टिव फंड काफी अच्छा पैसा बना के देते हैं, इंडेक्स फंड नहीं बना पाते हैं उस केस में। और अगर बुल मार्केट है, अगर मार्केट बढ़ रहा है, तो उस केस में इंडेक्स फंड ठीक है। तो इसीलिए अभी एक्टिव फंड पे फोकस करना चाहिए, और जो अच्छे एक्टिव फंड है, जो आप पिछले 5 सालों में जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो उन पे फोकस करना चाहिए। इंडेक्स फंड के सिर्फ लो एक्सपेंस रेशियो पे नहीं जाना चाहिए। तो
अभी देखते हैं। अब ये तो था कि बुल मार्केट था लास्ट ईयर, जो 2020 में मार्केट गिरा, 21 में मार्केट ऊपर आ गया। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं दिसंबर 2021 में, तो अभी तो मार्केट 17,000 के पास है और यहाँ पे हम लोग रिटर्न देख रहे हैं। अब क्या होगा कि जो मैंने यहाँ पे जो एक बहुत अच्छा पिक्चर दिखाया कि आप 20 साल तक बने रहिए म्यूचुअल फंड में, 5,000 रुपये पर मंथ डालिए, तो आपके जो 20 साल में जो 12 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ प्लस हो जाएगा। ये तो एक हो गया कि बहुत अच्छा रोजी सिनेरियो है कि ऐसा हुआ, तो इस केस में ऐसा होगा। अब है कि रिस्क क्या है, रिस्क जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्क अगर नहीं जानेंगे, हम तो यहाँ 8% वाले लोग हैं मैक्सिमम लोग, कि 8% में पैसा रखो एफडी में, स्मॉल सेविंग्स में, और शांति से 12 लाख का जो है 29 लाख ले लो, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो। वहां भी हमको एक रियल एस्टेट का, हम जान ही रहे हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न है, रियल एस्टेट का रिटर्न का कंपैरिजन स्टॉक मार्केट कर नहीं पा रहा है आजकल। लेकिन क्या है, रियल एस्टेट में दिक्कत क्या है कि आपको एक साथ लमसम में कैश चाहिए, कैश के बिना वहाँ काम नहीं होता है। यहाँ पे आप मंथली आपका जो भी सैलरी वगैरह आ रहा है उससे आप लमसम एक सिप इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं। रियल एस्टेट में तो ऑब्वियसली कैश चाहिए। और एक चीज़ और है कि आप मान लीजिए 5 साल तक इक्विटी में इन्वेस्ट करके फिर उस फंड को डाइवर्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट में। और अगर लॉन्ग टर्म में 20 ईयर्स में पर्सपेक्टिव में देखें तो वो भी देखेंगे कि हमारा जो इंडिया में लॉन्गेस्ट रनिंग म्यूचुअल फंड है उसने क्या परफॉर्मेंस किया है, क्या उसने रियल एस्टेट रिटर्न को बीट किया है। अगर किसी ने अगर उसमें अगर सिप करते रहा कंटिन्यूअस में, तो क्या उसने बीट किया है रियल एस्टेट रिटर्न को या सिमिलर रिटर्न दिया है, वो हम लोग लास्ट में चेक करेंगे। अब है कि थोड़ा सा रिस्क देख लेते हैं। रिस्क देखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हुआ इन, मतलब अब देखते हैं कि ब्राजील फंड है, एचएसबीसी का ब्राजील फंड है जो ब्राजील में इन्वेस्ट करता है। तो वहां पे अगर हम देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स में नेगेटिव रिटर्न है। पैसा आपका लास्ट 5 ईयर में 0.34% के हिसाब से हर साल सीएजीआर के हिसाब से घटता है। और जो 10 का एनएवी था वो ओनली 6.3 का एनएवी है। मतलब अगर आपने 1 लाख डाला है तो 5 साल के बाद वो 63,000 बनता है। जो कि जो स्टॉक मार्केट में हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो स्मॉल कैप मिड कैप फंड या स्टॉक खरीद के बैठ जाते हैं और लास्ट में वो स्टॉक कचरा हो जाता है, तो वो हाल है ब्राजील फंड का, जो इंडेक्स ही कचरा हो गया। वहाँ एक्सपेंस रेशियो भी 0.81% के हिसाब से आप देते गए और 5 साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया। एचएसबीसी का ब्राजील फंड ने, बहुत गंदा स्थिति हुआ। अब यूरोप का देखते हैं। फ्रैंकलिन का एक यूरोपियन अपॉर्चुनिटीज फंड है, यूरोप में पैसा लगाता है ये, यूरोपियन इंडेक्स में। यूरोप में लिस्टेड कंपनीज जो भी है, जैसे अब रेकिट बेंकाइजर हो गया, यूनिलीवर हो गया, ये सब में पैसा लगाता है यूरोप की यूनिलीवर पे। तो जनरली डेवलप्ड मार्केट है यूरोप, ग्रोथ नहीं होती है उतनी जितना इंडिया में ग्रोथ होती है। लास्ट 10 साल 15 साल 20 साल में जो इंडिया में ग्रोथ हुआ है वो यहाँ यूरोप में तो ऑलरेडी ग्रोथ था, तो उतना ग्रोथ नहीं हुआ है। तो लास्ट 10 5 साल का अगर सीएजीआर देखेंगे तो ओनली 2.5% है। तो क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है? ब्राजील का केस 0.34% के हिसाब से पैसा भी घट सकता है क्या? लास्ट 5 ईयर में तो इंडिया में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को भी बहुत ग्रो करना है। इकोनॉमी ग्रो करेगा, मार्केट ग्रो करेगा, बूम करेगा, तो स्टॉक्स भी भागेंगे ही भागेंगे। इन्फ्लेशन भी हाई रहेगा तो भी रेट भागता ही है। तो प्रॉफिट होगा कंपनी को तो कंपनी फिर शेयर भी भागेगी। उस केस में इंडिया में ये केस तो मुश्किल है, लेकिन हाँ ये केस हो सकता है नेक्स्ट 5 ईयर में कि आपका फंड ओनली 2.5 ईयर से 5% से इंक्रीज हो। लेकिन हिस्टोरिकली क्या हुआ है, ये जो ग्रोथ फेज इंडिया में आया है 1990 के बाद से, जो अभी तक का जो भी ग्रोथ आपने देखा है, एक्सेप्शनल ग्रोथ है इंडिया में। जो एक लालटेन से हम जो है हर घर में एलईडी बल्ब तक पहुंचे हैं, वहाँ उस सफ़र में हमारा स्टॉक मार्केट ने कैसा रिटर्न दिया है। रियल एस्टेट ने तो एक्सेप्शनल रिटर्न दिया है, सबको पता है। स्टॉक मार्केट ने क्या किया है। तो अब जापान का फंड है एक, निप्पॉन का जापान इक्विटी फंड है। वहाँ पे जो लास्ट 5 ईयर का सीएजीआर है 12.26% है। जापान का भी मार्केट ग्रो नहीं किया है, लेकिन इस फंड ने लगभग 12% के हिसाब से मैनेज किया है। तो वही इंडिया में तो 15% की रिटर्न मिल गई और जापान में 12% मिल रहा है, कहीं हमें 2% भी मिल रहा है, कहीं पे 0.34% भी मिल रहा है। तो रिस्क तो है, ये आपको जानना है। रिस्क अगर नहीं लेना है तो 8% में पैसा लगा के बैठे रहिए, ग्रो तो होना ही है वो 8% ईयर ऑन ईयर। और अगर रिस्क लेना है 5 साल अगर आप
पैसा सिप करते हैं और कुछ देखते नहीं है। ठीक है, 5 साल सिप कीजिए, देखिए फिर 20 साल तक, उसके बाद 5 साल, हो सकता है 5 साल बाद फिर ग्रोथ आ जाए। अभी 5 साल, नेक्स्ट इमीडिएट 5 साल आपको फंड में रिटर्न नहीं भी मिल सकता है। अब देखते हैं कि हिस्टोरिकली क्या हुआ है इंडिया में। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रनिंग म्यूचुअल फंड है उसने क्या किया, कितना रिटर्न दिया। तो लॉन्गेस्ट ये 2019 का शायद न्यूज है, अक्टूबर 2019 का है। ये कोविड, प्री कोविड है, तो आप कोविड का एक्सेप्शन हटा देते हैं अगर, उससे पहले का न्यूज है। और एक स्मूथ फ्लो में जो भी हुआ, 2008 का रिसेशन आया, फिर मार्केट इंक्रीज किया, ये सारा उसमें है। 1986 में वो लॉन्च हुआ था, 1986 में। यूटीआई का स्कीम है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तभी तो था, सबके घर में 2-4 यूनिट पड़े होते यूनिट ट्रस्ट के। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का है। इस स्कीम में अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होते 1986 में, तो बोल रहा है वो अक्टूबर 2019 में 1.2 करोड़ होता। अब कोई कहेगा कि 1 लाख की अगर मैं प्लॉट ले लेता अक्टूबर 1986 में, 1 लाख की प्लॉट अगर मैं छोटे से छोटे शहर में कहूँ, तो वहां भी जैसे 10,000 रुपए की प्लॉट है, अभी 20 लाख रुपए हो चुकी है। तो उस केस में अगर हम उस बेसिस पे कंपेयर करें, तो अगर वही आप 1 लाख का प्लॉट अगर लेता, तो 1 लाख का प्लॉट हमें 2 लाख रुपए के आसपास अभी देता, 2 लाख देता। तो अभी इसने स्कीम ने में 1.2 करोड़ दिया है। तो अब ये लमसम के केस में है कि लमसम मेरे पास उतना कैश है और मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब लमसम मेरे पास तो है नहीं, अभी सैलरी वाले लोग हैं, उनके पास लमसम पैसा नहीं होता है, मान लीजिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, तो उस केस में क्या रिटर्न होता है इस केस में। तो वही है, देखिए ये 15% के CAGR से ग्रो किया है इस फंड ने। तो 15% के CAGR से इस फंड ने ग्रोथ किया है। और अगर हम एक ग्रो ऐप में अगर आप देखेंगे, तो टॉपअप, सिप टॉपअप स्टेप अप कैलकुलेटर है सिप का, कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 500 रुपए कर रहे हैं और एनुअल उसमें 10% का टॉपअप कर रहे हैं, कि 500 मैंने स्टार्ट किया और ये मैं 30 ईयर्स तक कर रहा हूँ, और 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ। जो 15% इसने दिया है वही 15% मैं यहाँ ले रहा हूँ। और 500 रुपीज ही लिया है क्योंकि उस समय 1986 1990 में सैलरी बहुत कम होती थी, तो 500 रुपए इन्फ्लेशन के हिसाब से 500 रुपए सही है, और उसको मैं 10% एनुअल स्टेप अप ले रहा हूँ उसमें। तो उस केस में मेरा 30 ईयर पीरियड में रिटर्न क्या बन रहा है, ये एक जेन्युइन कैलकुलेशन है मेरा। वो तो 1 लाख मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और 1 लाख होने भी तो चाहिए। 1986 में 1 लाख किसके पास था, इंडिया में कितने लोगों के पास था एक्चुअल में कैश। तो वो इन्वेस्ट कर दिया मैं, और यहाँ पे 1.2 करोड़ हो गया, वो जेन्युइन नहीं है। ये सिप वाला ये जेन्युइन है। तो इसको अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो 30 ईयर में मेरा रिटर्न क्या बन रहा है, तो 30 ईयर में मेरा रिटर्न बन रहा है अराउंड 69 लाख। 30 ईयर का रिटर्न है। और कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, 500 रुपीज ओनली मंथली इन्वेस्टमेंट से। तो आप एक छोटा सा 500 रुपीज का अगर आप रिलीजियस सिप करते हैं, और आज के डेट में आपके पास एक कॉर्पस होगा 69 लाख का, तो एक अच्छा अमाउंट है। 69 लाख आज के डेट में भी अच्छा अमाउंट है, और आप स्टार्टिंग बहुत कम से कर रहे हैं, 500 रुपीज ओनली मंथ पर मंथ से कर रहे हैं, और 15% CAGR से चल रहे हैं। तो यही है। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा है कि अभी तक तो काफी अच्छा स्टोरी रहा है इंडिया का। इंडियन इकोनॉमी ग्रो की है, सारे कंपनी शेयर प्राइसेस बढ़े हैं, और ये जो ओल्डेस्ट स्कीम है UTI मास्टर शेयर, ये इसने काफी अच्छा ग्रोथ दिया अभी तक। फ्यूचर में क्या होगा, तो अगर आपको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ सकता है, ग्रोथ हो सकती है इंडिया में, तो उस केस में म्यूचुअल फंड काफी अच्छा करेगा। और अगर आप बियरिश है इंडिया पे, बियरिश इन द सेंस कि आपका नेगेटिव अप्रोच है, आपको अगर लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है, तो उस केस में आप अपना जो भी आपका स्मॉल सेविंग्स FD आप उसी में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैविएट ये है कि डेवलप्ड वर्ल्ड में जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, जैसे US है, यूरोप है, वहाँ पे बैंक सेविंग्स में इंटरेस्ट मिलता कितना है, इंटरेस्ट रेट 1% 2%, यही है इंटरेस्ट रेट। आप अगर कभी भी चेक कर लीजिए, तो 1-2% इंटरेस्ट रेट वहाँ डिपॉजिट पे मिलता है कस्टमर्स को। यहाँ पे मिलता है कितना, अभी 5% मिल रहा है। तो उस केस में अगर और इंडिया मोस्ट प्रोबेबली ये जानिए कि कोई भी इकोनॉमी है, इंडिया जनरली फॉलो कर रही है डेवलप्ड इकोनॉमी के पाथ को। तो जो 5% का जो भी अभी इंटरेस्ट रेट है, हो सकता है इन द लॉन्ग रन ये 2% ही आपको, जो FD रिटर्न अभी 5% मिलता है, हो सकता है लॉन्ग रन में आपको 2% मिले। पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि
इससे क्या होगा कि इंडिया का जो भी परचेजिंग पावर पैरिटी है वो डेवलप्ड वर्ल्ड के हिसाब से नहीं है अभी। यहाँ पे यहाँ का जो करेंसी है वो उतना मजबूत नहीं है। हमारा जो इकोनॉमी है वो अभी भी, हमारा करंट अकाउंट जो है डेफिसिट है। जिस दिन करंट अकाउंट सरप्लस हो गया उस दिन हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 5 की जगह 2% रह जाएगा, एफडी का इंटरेस्ट रेट। तो उस केस में, और उस केस में वहां पे जो आपका कंपनीज है वो काफी ज्यादा ग्रो करेगी, और कंपनी ग्रो करेगी तो म्यूचुअल फंड से ये सारा तो उसी से रिलेटेड है, तो वो ग्रो कर जाएगी काफी ज्यादा। तो यही है, और इन्फ्लेशन को बीट करेगी। अब क्या है कि मान लीजिए आप एक शैम्पू खरीद रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो वो शैम्पू जो आपको 5 रुपए पाउच मिलती थी वो धीरे धीरे बढ़ती है रेट, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए हो जाता है रेट। तो उसी हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो है प्रॉफिट इंक्रीज करता है, और प्रॉफिट अगर इंक्रीज करेगा तो उसका कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी इंक्रीज करेगा। तो इन्फ्लेशन को बीट आपको स्टॉक मार्केट से ही हो सकता है। और 100 ईयर का अगर हम देखेंगे, वो कभी और कभी डिस्कस करेंगे, 100 ईयर, लास्ट 100 ईयर में यूएस का स्टॉक मार्केट लास्ट 100 ईयर्स प्लस से चल रहा है। तो वहां पे भी जो भी रिटर्न है 20 ईयर में कभी डिक्रीज नहीं हुआ। 20 ईयर, इन पीरियड ऑफ 20 ईयर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न हमेशा मिला है वहां। तो ठीक है, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, उन्हीं के बेसिस पे इन्वेस्ट कीजिए। मैं एक कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए नहीं था। कोई भी इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट करने की सलाह या सुझाव ये नहीं है। थैंक यू।